जब भी आप नई कक्षा में प्रवेश करते हो तो आपको गणित में जो पहली यूनिट देखने को मिलती है वो संख्याओं से संबंधित ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी जो गणित है वो संख्याओं पर ही टिकी हुई होती है। इसलिए पहली यूनिट हमें देखने को जो मिलती है वो संख्याओं से संबंधित ही देखने को मिलती है। यहाँ पर हम कक्षा 10 की बात करें तो यहाँ पर भी जो पहली यूनिट है वो भी संख्याओं से संबंधित ही है। यहाँ पर यूनिट का नाम हमें दे रखा है वास्तविक संख्याएं। यहाँ हमें वास्तविक संख्याओं के कुछ गुणों के बारे में पढ़ना है। क्लास 9 तक हमने जितनी संख्याएं थी उन सभी के बारे में पढ़ लिया है। जैसे बात करें प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हम एक बार इन सभी संख्याओं का रिवीजन कर लेते हैं ताकि एक बार फिर से हमें ये याद हो जाए। तो सबसे पहले जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। वस्तुओं की गिनती गिनने के काम में जो संख्याएं ली जाती हैं, आप कोई भी वस्तु गिनते हो तो इस प्रकार गिनते हो 1, 2, 3, इस प्रकार की संख्या काम में लेते हैं। तो इस प्रकार की संख्या को कहा जाता है प्राकृत संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 से 7 आगे अनंत तक चलती रहेंगी। इन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को प्रदर्शित किया जाता है n के द्वारा। ये जो प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, इस संग्रह में शून्य को शामिल कर दिया जाए। ये प्राकृत संख्याएं थी, इन प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर दिया? शून्य को शामिल कर दिया। तो अब ये जो नया संग्रह मिला है, इस नए संग्रह को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है W के द्वारा। इन पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दी जाए। ऋणात्मक संख्याएं कौन सी? -1, -2, -3, -4 ऐसे अनंत तक शामिल कर दी जाए। तब हमें जो नया संग्रह मिलेगा, ये संग्रह, इस संग्रह को कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है I के द्वारा। यहाँ पर एक बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि ये जो पूर्णांक संख्याएं, यहाँ पर कई बार इस प्रकार लिखा जाता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक शब्द देखने को मिलता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो जब धनात्मक पूर्णांकों की बात होगी तब इन संख्याओं की बात होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे अनंत तक। जब ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तब हमें काम में लेनी है ये ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3 आगे अनंत तक। अगली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P व Q पूर्णांक संख्या है और Q 0 के बराबर नहीं है। इस P और Q के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। मतलब बट्टे के ऊपर भी पूर्णांक संख्या, बट्टे के नीचे भी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बट्टे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सके, उन संख्याओं को कहा जाता है परिमेय संख्याएं। उदाहरण की बात करें तो -3/4, तो यहाँ पर बट्टे के ऊपर भी पूर्णांक संख्या है, बट्टे के नीचे भी कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। इसका मतलब -3/4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 5/9, तो बट्टे के ऊपर परिमेय संख्या, बट्टे के नीचे भी, बट्टे के ऊपर भी पूर्णांक संख्या, बट्टे के नीचे भी पूर्णांक संख्या, और बट्टे में 0 नहीं है। इसका मतलब 5/9 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी परिमेय संख्या है। -1, तो ये तो पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में नहीं लिखी हुई है, लेकिन इसको लिख सकते हैं। कैसे? -1 को लिख दिया -1/1, क्योंकि ये किसके बराबर रहेगा? -1 के बराबर ही होगा। अब देखो, बट्टे के ऊपर भी पूर्णांक संख्या आ गई और बट्टे के नीचे भी कौन सी संख्या आ गई? पूर्णांक संख्या आ गई। इसका मतलब -1 जो संख्या है वो कौन सी संख्या बन गई? अब परिमेय संख्या बन गई। इसी प्रकार -2, 0, 1, 2, 3 जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो सभी की सभी कौन सी संख्याओं में आ जाएगी? फिर परिमेय संख्याओं में आ जाएगी। अगला उदाहरण है √1, तो √1 का मतलब 1, और 1 कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। √4 का मतलब 2, और 2 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। -√9, तो √9 का मतलब होता है 3, और आगे माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है, तो ये बन गया -3। -3 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हम बात करें अगली संख्या की, अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सके,
उन संख्याओं को शामिल किया जाता है अपरिमेय संख्याओं में, जैसे √2, √3, √5, -√3 और पाई। इसके अलावा भी अनंत संख्या हैं जिन्हें अपरिमेय संख्याओं में शामिल किया जाता है। तो परिमेय में तो कौन सी संख्या आएगी? वे संख्याएं जिन्हें आप पूर्णांक बटा पूर्णांक में रूप में लिख सको, वो तो पूर्णांक में आ जाएगी। और वे संख्याएं जिन्हें हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकें, वो आ जाएगी अपरिमेय संख्याओं में। जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याओं के संग्रह को एक जगह करते हैं, तब हमें जो नया संग्रह देखने को मिलता है, उस संग्रह को कहा जाता है वास्तविक संख्याओं का संग्रह। और वास्तविक संख्याओं के संग्रह या वास्तविक संख्याओं को R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। हमने जो पूर्णांक संख्याएं पढ़ी थी, उन पूर्णांक संख्याओं में जो धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे ये अनंत तक। इन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को फिर से 3 भागों में बांटा गया। वो किस आधार पर बांटा गया, वो समझने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लिख ली है। अब इन धनात्मक पूर्णांकों में इन धनात्मक पूर्णांकों का ही भाग देना है। तो इस एक में भाग जाता है केवल 1 का। 2 में धनात्मक पूर्णांकों का भाग दे तो केवल 2 धनात्मक पूर्णांकों का भाग जाएगा, एक तो 1 का और एक 2 का। 3 में भी 2 धनात्मक पूर्णांकों का भाग जाएगा, एक तो 1 का और एक 3 का। 4 में भाग जाता है 1 का, 2 का और 4 स्वयं का। 5 में 1 और 5 का। 6 में 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। 7 में 1 और 7 का। 8 में 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। 9 में 1 का, 3 का और 9 का। 10 में 1 का, 2 का, 5 का और 10 का। इन संख्याओं का भाग जाता है। 11 में 1 और 11 का भाग जाता है। तो इन धनात्मक पूर्णांकों में 2 संख्याओं का भाग जा रहा है। तो 2 संख्याओं का देखो भाग कहाँ पर जा रहा है? एक तो 2 में, एक 3 में, एक 5 में, एक 7 में और एक 11 में। इसके आगे भी हमें संख्या मिलेगी। तो जिन धनात्मक पूर्णांकों में केवल 2 ही धनात्मक पूर्णांकों का भाग जाता है, उन संख्याओं को शामिल किया जाता है अभाज्य संख्याओं में। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आ गई? अभाज्य संख्या आ गई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आगे चलती रहेंगी अनंत तक। अब 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है, जिन संख्याओं में 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है, उन संख्याओं को शामिल किया गया भाज्य संख्याओं में। तो 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग कहाँ पर जा रहा है? एक तो यहाँ पर जा रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 4, 6, 8, 9, 10 इन संख्याओं को शामिल किया गया भाज्य संख्याओं में। 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाता है, उन संख्याओं को शामिल किस में किया गया? भाज्य संख्याओं में। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 आगे अनंत तक चलते रहेंगे। अब देखो, इस 2 और 2 से आगे की जितनी संख्याएं थी, वो तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं में आ गई। ये जो 1 रह गया, इस 1 में केवल ही एक ही धनात्मक पूर्णांक का भाग जाता है। तो इस संख्या को शामिल किया गया न भाज्य और न अभाज्य में। तो जो 1 होता है वो न तो भाज्य संख्या होती है और न अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ से कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। कई बार एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि क्या सभी की सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याओं में आती है? तो देखो, सभी की सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याओं में आ रही। तो धनात्मक पूर्णांकों की बात करें तो धनात्मक पूर्णांकों में विषम संख्याएं कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो 1 ही नहीं आ रहा है, उसके बाद 9 नहीं आ रहा है, 15 नहीं आ रहा है,
तो ये संख्याएं नहीं आ रही, इसका मतलब सभी की सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याओं में नहीं आ रही, तो फिर वो कथन हो जाता है असत्य। इसके अलावा 3 शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। वो 3 शब्द कौन से हैं? एक शब्द है धन्यतर, दूसरा शब्द है ऋणेतर और तीसरा शब्द है शून्यतर। तीनों के तीनों शब्द किसी ना किसी संख्या के आगे जुड़े हुए मिलेंगे हमें, जैसे धन्यतर पूर्णांक, शून्यतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक। तो इन तीनों शब्दों का पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए। धन्यतर का मतलब होता है धनात्मक को छोड़कर, धन्यतर का मतलब होता है धनात्मक को छोड़कर। ऋणेतर का मतलब होता है ऋणात्मक को छोड़कर। शून्यतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। अब जैसे किसी संख्या के आगे जुड़े हुए मिल गई धन्यतर पूर्णांक, तो जो पूर्णांक संख्या हैं उनमें से धनात्मक पूर्णांकों को उठा दूं, जो बच गई संख्या है उन संख्याओं को हमें काम में लेना है। शून्यतर पूर्णांक, तो पूर्णांकों में से शून्य को छोड़ दो, बच गई जो संख्या उन्हें हमें काम में लेना है। ऋणेतर पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्याओं में से ऋणात्मक को उठा दो, शेष जो संख्याएं बच गई उनको हमें काम में लेना है। तो इन 3 शब्दों का भी हमें खास ध्यान रखना है। अब एक जो संख्या है वो बच गई सह अभाज्य संख्या, तो सह अभाज्य संख्याओं में संख्याओं के जोड़ों की बात होगी। संख्याओं के जोड़ों का मतलब 2-2 संख्याओं की बात होगी। तो कोई भी 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होगी यदि उनका HCF 1 हो। कोई भी 2 संख्याएं, जैसे A और B 2 संख्याएं हैं, A और B ये कोई 2 संख्या हैं, इन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहेंगे यदि इन दोनों संख्याओं का HCF का मान कितना आ जाए, 1 आ जाए, तब इन दोनों संख्याओं को कहा जाता है सहअभाज्य संख्याएं। अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी की सभी संख्याएं कहीं ना कहीं बीच बीच में काम में आती रहेंगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमें 2 प्रमेय के बारे में पढ़ना है। टॉपिक यह है कि धनात्मक पूर्णांकों से संबंधित 2 प्रमेय, और जो 2 प्रमेय हैं उनमें से पहली प्रमेय तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और दूसरी प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्णांकों से संबंधित 2 प्रमेय, इनके बारे में पढ़ना है। 2 प्रमेय कौन कौन से है? 2 प्रमेय, पहली प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और दूसरी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाग से संबंधित है, और अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है वो गुणा से संबंधित है। भाग से किस प्रकार संबंधित है? तो भाग में जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे तो क्या कहते हैं? भाजक। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को कहा जाता है भाज्य। कितनी बार भाग गया उसे कहा जाता है भागफल। और लास्ट में जो संख्या में मिलती है जो भाजक से छोटी होती है उस संख्या को कहा जाता है शेषफल। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इनमें एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस संबंध को ही कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ध्यान रखना है, ये जो शेषफल होता है ये हमेशा 0 के बराबर, 0 से बड़ा और भाजक से हमेशा छोटा होता है। शेषफल
जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा और भाजक से हमेशा छोटा होगा। भाजक के बराबर नहीं होगा, भाजक से छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किससे संबंधित है? भाग से संबंधित है। ये एक संबंध है। क्या संबंध है? किन किन में संबंध है? ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में एक संबंध है। इस संबंध को कौन सी प्रमेय कहा जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। और यहाँ पर जो शेषफल होता है वो जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा और भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। इस प्रमेय का जो उपयोग है वो उपयोग है HCF ज्ञात करने में, इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो किस काम के लिए किया जाता है? HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब HCF ज्ञात करने के जो भी प्रश्न थे वो अब हटा दिए गए हैं। यहाँ से हमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो इस प्रमेय का में हमें इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो किससे संबंधित है? तो संबंधित किससे है? भाग से संबंधित है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या? तो पर क्या है ये प्रमेय का? कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये जो शेषफल होता है वो जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा और भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। अब जो दूसरी प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसकी हम चर्चा करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय वो किससे संबंधित है? गुणा से संबंधित है। अब इस प्रमेय को समझने के लिए हम कुछ भाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, आगे अनंत तक चलती रहेंगी। ये जो भाज्य संख्या है, पहली जो भाज्य संख्या है 4, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 3। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। तो यहाँ पर हमने जितनी भी भाज्य संख्याएं लिखी, इन भाज्य संख्याओं को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। जितने भी हमने भाज्य संख्याएं लिखी, इन सभी भाज्य संख्याओं को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। तो यही जो बात है वो कौन सी प्रमेय का बताती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का बताती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के उपयोग हैं, 3 उपयोग हैं इसके। पहला उपयोग है HCF और LCM ज्ञात करने में। पहला उपयोग है इसका HCF और LCM ज्ञात करने में। दूसरा इसका जो उपयोग है वो है P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। कोई संख्या है जो हमें इस प्रकार की दे रखी है, P/Q के प्रकार की दे रखी है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अर्थात शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तीसरा इसका उपयोग है √2, √3, इनको अप्रमेय संख्या सिद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय, इसके 3 उपयोग हैं। 3 उपयोग कौन कौन से? पहला उपयोग है कि HCF और LCM ज्ञात करने में। दूसरा इसका उपयोग है P/Q, अर्थात कोई प्रमेय संख्या दे रखी है और उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये ज्ञात करने में। तीसरा इसका जो उपयोग है वो है √2, √3, √5, √7, इनको अप्रमेय संख्या सिद्ध कैसे करना है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।